अ वेरी गुड इवनिंग टू एवरीवन। सभी बच्चे कनेक्ट हो जाए जल्दी से बेटा जी, है ना। आज हमें पढ़ना है रिएक्शन मैकेनिज्म। हम लोगों ने प्रीवियस क्लासेस में डिस्कस की थी बेटा रिएक्शंस, है ना। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हम लोग डिस्कस कर रहे थे। तो आज का लेक्चर हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि हम यहाँ पर जो डिस्कस कर रहे होंगे ना वो रिएक्शन की मैकेनिज्म होगी, और उस पे ही बेस्ड क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। बोर्ड्स में डायरेक्टली देखने को मिलते हैं, इनफैक्ट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में तो भर भर के देखने को मिलेंगे आपको इस पे बेस्ड क्वेश्चंस, है ना जी। आपको ये आइडेंटिफाई करना होता है कि SN1 रिएक्शंस क्या होती है और SN2 रिएक्शंस क्या होती है। और उनमें अब मान लेते हैं हमारे पास क्वेश्चन की जो कैटेगरी होती है ना वो इस तरीके से आती है कि आपको ढेर सारे कंपाउंड्स दे दिए जाएंगे। मान लेते हैं 3 कंपाउंड्स दे दिए और उसमें पूछा जाएगा कि किसमें SN1 फास्ट होगी, किसमें SN2 फास्ट होगी, है ना जी। तो वो सारी चीजें हमें डिस्कस करनी है। तो मतलब यहाँ पे हम लोग जो डिस्कस कर रहे होंगे ना वो रिएक्शन की मैकेनिज्म होगी। अब डिफरेंट डिफरेंट तरीके से मैकेनिज्म हम लोग लिख सकते हैं, तो वही पॉसिबिलिटीज बन जाती है। अब सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में मैकेनिज्म हम लोग कई तरीके से बता सकते हैं। मोस्ट प्रोबेबली हम लोग SN1 की बात करते हैं, SN2 की बात करते हैं, इनफैक्ट SNI भी होती है, इंट्रामोलिकुलर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, है ना जी। SNI के नाम से बताते हैं उसे। फिर आती है हमारे लिए SNNGP होती है ना जी। वो नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन से हम लोग दिखा निकालते हैं, है ना जी। एडिशन फॉलोड बाय एलिमिनेशन भी होती है SN, है ना। एलिमिनेशन देन एडिशन हो वो भी हो सकती है हमारे लिए। तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप की रिएक्शंस देखने को मिलती है। चलिए हम लोग स्क्रीन के ऊपर चलते हैं और फिर ये सारी रिएक्शन हम मतलब सिर्फ हमें 2 पार्ट पढ़ने हैं। यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे SN1, SN2। उसके अलावा हम लोग जो पढ़ेंगे भाई वो फर्दर क्लासेस में पढ़ते हैं, BSc MSc में डिस्कस करते हैं। लेकिन मैं आपको SN1 और SN2 रिएक्शन सिखाने वाला हूँ, ठीक है भाई। तो चलिए स्क्रीन के ऊपर चलते हैं। आई होप आप सभी को स्क्रीन दिख रही होगी बेटा, है ना जी। आज हमारा लेक्चर नंबर 13 होने वाला है। आज हमारा लेक्चर नंबर 13 होगा। और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं रिएक्शन मैकेनिज्म। ये फ्रेश टॉपिक है बेटा और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप इसको ना अपनी नोटबुक पे अच्छे से नोट करिएगा, है ना भाई। अभी फिलहाल के लिए आप ये लेक्चर सुन लीजिए, फिर बाद में ये नोट्स मैं आपको प्रोवाइड भी कर दूंगा। ये इसकी जो फाइल होगी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है भाई। ये देखिए भाई, अब रिएक्शन मैकेनिज्म की बात चल रही है और यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं किसकी भाई, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की। किसकी बात कर रहे हैं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की, है ना जी। तो ये जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस होती हैं भाई, इनको हम लोग फर्दर कई सारे पार्ट में कैटेगराइज कर सकते हैं। इनकी जो मैकेनिज्म होती है हम लोग डिफरेंट डिफरेंट तरीके से बता सकते हैं। जैसे हमारे पास हो सकती है भाई, मान लेते हैं हमारे पास हो सकती है SN1 मैकेनिज्म हो सकती है। इनके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे, SN1 के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। SN2 हो सकती है, इसके बारे में भी हमें पढ़ना होगा। उसके अलावा होती है हमारे लिए SNI भी होती है ना जी। SNI भी हो सकती है, इंट्रामोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। उसके अलावा हो सकती है SNNGP, SNNGP, ठीक है भाई। इसी को एंजाइमेरिक असिस्टेंट के नाम से भी बुलाते हैं हम लोग। ये सारी फर्दर क्लासेस में पढ़ी जाएंगी बेटा जी, अभी हम लोग 12th के लेवल पे इसको डील नहीं करते। उसके अलावा होती है SNAE, दैट इज एडिशन फॉलोड बाय एलिमिनेशन। और फिर होती है बेटा SNEA, दैट इज एलिमिनेशन फॉलोड बाय एडिशन। तो यहाँ पे जो हमें डिस्कस करना होगा पार्ट वो होगा भाई SN1 के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे होंगे और SN2 के बारे में। बाकी ये सारी रिएक्शन मैकेनिज्म हमारे लिए फर्दर क्लासेस में आएंगी। तो अभी जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं भाई, वो इससे मिलते जुलते जो भी टर्मिनोलॉजी होगी वो हम लोग डिस्कस करेंगे भाई, ठीक है भाई। फिर हम लोग SN1 के ऊपर आएंगे, फिर SN2 के ऊपर आएंगे। आज की क्लास सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी बेटा जी, ठीक है। तो इसको मिस मत कीजिएगा। अब देखिए, जैसे हमारे पास RX होता है भाई, है ना भाई, कोई भी हेलो एल्केन होता है, उसके ऊपर हम लोग कोई भी न्यूक्लियोफाइल डालते हैं भाई। क्या डालते हैं भाई, न्यूक्लियोफाइल डालते हैं। तो क्या होता है, वो न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है इधर पर
और इस हेलोजन को रिमूव कर देता है। तो यहाँ पे कैसी कैटेगरी आती है भाई, यहाँ पे ये हमारे लिए R न्यूक्लियोफाइल अटैच हो जाएगा और क्या रिमूव हो जाएगा बेटा जी, ये X नेगेटिव रिमूव हो जाएगा। ये एक तरीके से न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। अब हम लोग यहाँ पे नोटिस करते हैं कि हमारे पास इसमें सबस्ट्रेट क्या क्या लिए जा सकते हैं, ये वाला जो कंपाउंड हम ले रहे हैं ये क्या क्या लिए जा सकते हैं, है ना जी। तो इसमें आपको सबसे पहला सबस्ट्रेट अगर हम लोग डिसाइड करें, सबस्ट्रेट के बारे में तो हम लोग बात कर चुके हैं। सबस्ट्रेट क्या क्या ले सकते हैं, RCl ले सकते हैं, या क्या ले सकते हैं, RBr ले सकते हैं, RI भी ले सकते हैं, है ना जी। और यहाँ तक कि आप RF भी ले सकते हैं ना, RF भी ले सकते हैं। ये सारे हमारे लिए फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन में से कुछ भी हो सकता है। ये वाले सबस्ट्रेट भी हमारे लिए कैसी रिएक्शन दिखा सकते हैं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दिखा सकते हैं। दूसरी वाली देखते हैं भाई, दूसरी वाली होती है अब दूसरे जो सबस्ट्रेट हो सकते हैं, अब वहाँ पे फिनॉल भी, सॉरी एल्कोहल ग्रुप भी प्रेजेंट हो सकता है, मतलब एल्कोहल्स भी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस दिखा सकते हैं। तो ROH आपको देखने को मिल सकता है ना भाई। ईथर्स देखने को मिल सकते हैं, सपोज लेटर सपोज ये हमारे लिए ईथर्स होते हैं, है ना जी। ये एल्कोहल्स है और ये क्या है हमारे लिए, हेलो एल्केन्स है। और ये क्या है बेटा जी, हमारे लिए ईथर्स हैं, ठीक है भाई, ईथर्स हैं। और ये क्या है हमारे लिए, फोर्थ अमीन्स है। अमीन्स में भी हमें ये रिएक्शन देखने को मिल सकती है, ठीक है भाई। हम लोग डिस्कस करेंगे अमीन्स के अंदर कैसे हम इनको गुड न्यूक्लियोफाइल भी बना दें। अब देखिए भाई, ये हमारे लिए जो RX है इसको ही मैं सबस्ट्रेट बोल रहा हूँ। यही सबस्ट्रेट की हम लोगों ने डिस्कशन की है यहाँ पे, कि यहाँ पे हम लोग क्या क्या ले सकते हैं। न्यूक्लियोफाइल की बात करें तो न्यूक्लियोफाइल भी हम लोग डिफरेंट डिफरेंट ले सकते हैं। देखिए भाई, न्यूक्लियोफाइल कैसे कैसे चेंज कर सकते हैं हम लोग। अब यहाँ पे बात करते हैं हम लोग न्यूक्लियोफाइल की। तो न्यूक्लियोफाइल बेटा क्या होते हैं, ये हमारे लिए इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज होती हैं। ये क्या होती हैं, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज होंगी भाई। इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज है, इसका मतलब क्या है, दे कैन डोनेट इलेक्ट्रॉन इजीली, दे कैन डोनेट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इजीली। तो वो अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को आराम से दे सकते हैं, है ना जी, क्योंकि उनके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भर भर के प्रेजेंट है। अब देखते हैं हमारे पास न्यूक्लियोफाइल को हम लोग कैटेगराइज कितने पार्ट में करेंगे बेटा जी, ठीक है भाई। तो न्यूक्लियोफाइल को हम लोग 2 पार्ट में कैटेगराइज करके पढ़ते हैं भाई। कौन कौन से, एक तो होते हैं हमारे लिए न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल, न्यूट्रल वाले न्यूक्लियोफाइल होंगे, न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल होंगे। और एक होते हैं हमारे लिए एनाइनिक, एनाइनिक न्यूक्लियोफाइल। तो अगर आप मुझसे पूछेंगे ना, अगर जनरली आप मुझसे पूछते कि सर स्ट्रेंथ किसकी ज़्यादा होगी, मतलब कौन सा ज़्यादा ताकतवर होगा, तो जनरली उसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी जो जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा भाई। तो ये एनाइनिक वाले जीत रहे होते हैं कंपैरेटिव टू न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल। तो ये आपको पता होना चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पे अगर न्यूट्रल की बात करें, तो अगर हमारे पास ROH की बात करें तो ये भी न्यूक्लियोफाइल हो सकता है। क्यों, क्योंकि इसके ऑक्सीजन के पास क्या है, लोन पेयर है। इसके अलावा वाटर भी हो सकता है, H2O, वो भी हमारे लिए न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल होगा। क्यों, क्योंकि वो एक न्यूट्रल सब्सटेंस है, न्यूट्रल मॉलिक्यूल है और उसमें ऑक्सीजन के पास क्या है, लोन पेयर है। इसके अलावा ACOH हो सकता है ना जी। ये ACOH क्या है, एसिटिक एसिड है। और यहाँ पर देखिए भाई, ये इसके पास भी लोन पेयर है, तो ये भी डोनेट कर सकते हैं। इसके अलावा कई सारे हो सकते हैं। एनायनिक की बात करें, जैसे हमारे पास OH नेगेटिव हुआ, ये भी न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा, है ना जी। हाइड्रोक्सिल आयंस, ये क्या है हमारे लिए, अमाइड आयंस, ठीक है भाई। NH2 माइनस और ये CH3O माइनस, एल्कोक्साइड आयंस, ये भी हमारे लिए किसकी तरह बिहेव करने वाले, एनाइनिक न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेंगे। अब आते हैं हम लोग न्यूक्लियोफिलिसिटी एक्चुअली में है क्या, है ना जी। और न्यूक्लियोफिलिसिटी का मतलब यहाँ पे हम लोगों ने देखा, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज दैट दे कैन डोनेट इलेक्ट्रॉन इजीली, right? So what are the factors affecting the nucleophilicity? That means that nucleophile is going to attack and remove the leaving group, right? Then the question is that what are the factors that on which the nucleophilicity is depending? So we need to study those factors. After that we can move on to the reaction mechanism itself. Okay, so let us study the factors that are affecting the nucleophilicity. Okay, the next point that we have to study is that factors affecting
the nucleophilicity, the nucleophilicity, right? So we have to study the factors those are affecting the nucleophilicity. So can you tell me what are the factors that on which the nucleophilicity depends, right? So we will study them in hierarchical order, okay, right? Number one, that is size. So the nucleophilicity depend upon size of the nucleophile, right? It is very, very important. So, and the second point that we can say the factor on which the nucleophilicity depend, that is electronegativity, okay? The electronegativity is the another major factor on which the nucleophilicity is depending. We will see the examples, okay? So do not worry about it. Now, the third point, that is the stability of the nucleophile, right? On the stability of the negative charge, what we can say, right? Next, we can say it depends upon hindrance also. हिंड्रेंस के ऊपर भी डिपेंड करेगा बेटा. और उसके बाद होगा हमारे लिए फिफ्थ पॉइंट, दैट इज सॉल्वेंट. सॉल्वेंट solvent plays a very very crucial role. So okay, so you need to mark it as important. solvent का बहुत important role होगा बेटा, ये आपको मार्क करना ही पड़ेगा सॉल्वेंट का रोल, ठीक है भाई. इसको स्टार बना के लिख लेंगे हम लोग. अब इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे. तो सबसे पहले साइज के बारे में डिस्कस करते हैं. साइज के बारे में डिस्कस करने आते हैं भाई. तो साइज के केस में क्या होगा भाई, अब जैसे अगर हम लोग बात करें, क्या अगर मेरे पास एक मैं अज्यूम करता हूँ, जैसे मैं ले लेता हूँ, ये मैंने ले लिया कोई बड़ा सा न्यूक्लियोफाइल ले लिया, ठीक है भाई. और यहाँ पे ले लेता हूँ एक छोटू सा न्यूक्लियोफाइल. अज्यूम करते ये ले लिया मैंने छोटू सा न्यूक्लियोफाइल, ये छोटू सा न्यूक्लियोफाइल ले लिया, ठीक है भाई. इनके केस में आप नोटिस करोगे कि एक बड़ा सा नेगेटिव चार्ज है और एक छोटू सा नेगेटिव चार्ज है. इन दोनों के ऊपर क्या हो रहा है भाई, ये अब देखिए इसके अंदर पोलराइजेशन ज्यादा हो सकता है. मतलब ये अपने आप का मतलब एक तरीके से अपना इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को डिफ्यूज कर सकता है. किस तरीके से, अब मान लेते हैं हमारे पास, देखिए भाई फजान रूल आपने पढ़ा ही होगा. ये देखिए ये हमारे लिए बिगर न्यूक्लियोफाइल है और ये कैसा हमारे लिए स्मॉलर न्यूक्लियोफाइल है, स्मॉलर न्यूक्लियोफाइल है. अब देखिए भाई इसमें पोलराइजेशन ज्यादा हो सकता है. इसके अंदर क्या हो सकता है, पोलराइजेशन ज्यादा हो सकता है ना जी. इसका पोलराइजेशन ज्यादा होगा एज कंपेयर टू दिस. इसका पोलराइजेशन होगा लेकिन इतना इजी नहीं होगा. इसमें लेस पोलराइजेशन होगा, लेस पोलराइजेशन, राइट. इसमें क्या होने वाला है, पोलराइजेशन ज्यादा होने वाला. अब पोलराइजेशन की बात चल रही है तो मैं आपको बता देता हूँ पोलराइजेशन का मतलब आप कैसे समझ सकते हैं. जनरल आइडिया दे रहा हूँ कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिफ्यूज हो सकती है. मान लीजिए यहाँ पे हमारे पास कोई कैटायनिक सेंटर है और ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है. अब ये पूरी सर्कुलर तो नहीं रहेगी, ये अपना डिफॉर्म हो जाएगी कुछ इस तरीके से. मान लीजिए इस तरीके से डिफॉर्म हो गई है ना जी. इस तरीके से ये इसके साथ नेगेटिव चार्ज के साथ इंटरेक्शन करने के लिए क्या हो जाएगी, मूव करने लगेगी. आपको ऐसे बुक में डायग्राम देखने को मिलेंगे. कैसे डायग्राम देखने को मिलेंगे, वहां पे एक सर्कल होगा भाई, वो एनाइन को रिप्रेजेंट करो. अब जैसे ही आप वहां पे कैटाइन को लेके आएंगे तो वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होने लगी, उसकी तरफ पोलराइज होने लगेगी. कैटाइन की वजह से वो क्या होने लगी, पोलराइज होने लगेगी, उसकी तरफ खिंचने लगेगी. तो जो कैटाइन का साइज आप सोच रहे थे ना, सॉरी एनाइन का साइज आप जो सोच रहे थे ना स्फेरिकल होगा, उस तरीके से नहीं होगा भाई. एक तरीके से वो क्या हो जाएगा, पोलराइज हो जाएगा, उस कैटाइन की तरफ मूव करने लगेगी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी. ये मूव कर रही है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, तो इसका पोलराइजेशन हाई है. अब आपको मैं बता दूं, जितना ज्यादा पोलराइजेशन होता है उतनी ज्यादा न्यूक्लियोफिलिसिटी होती है ना जी. क्या बोला मैंने, अगर न्यूक्लियोफाइल इजीली कैन पोलराइज, मतलब अगर हमारे पास पोलराइजेशन हाई है, किसकी बात कर रहा हूं मैं, पोलराइजेशन. अगर न्यूक्लियोफाइल इजीली पोलराइज हो सकता है तो वहां पे क्या होगा भाई, वो उसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी भी क्या हो जाएगी, हाई हो जाएगी. इसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी भी क्या हो जाएगी, हाई हो जाएगी. न्यूक्लियोफिलिसिटी ये भी क्या हो जाएगी बेटा जी, हाई हो जाएगी. तो ये आप नोट बना के लिख सकते हैं. अगर पोलराइजेशन हाई है तो न्यूक्लियोफिलिसिटी भी हाई हो जाएगी. अब आप नहीं समझ में आ रहा है तो भाई क्या कीजिए, देखिए साइज कंपेयर कर लीजिए, क्योंकि जो हमारे पास बड़े न्यूक्लियोफाइल होंगे वही तो ज्यादा पोलराइज होंगे. तो हम ऐसा भी तो लिख सकते हैं कि साइज अगर हमारे पास ज्यादा होगा तो न्यूक्लियोफिलिसिटी भी क्या होगी बेटा जी, हाई होगी. न्यूक्लियोफिलिसिटी,
ठीक है भाई, न्यूक्लियोफिलिसिटी भी क्या होगी, हाई होगी। तो आप इसको नोट कर सकते हैं भाई, क्या कि अगर हमारे पास न्यूक्लियोफाइल बड़ा होगा तो वो अच्छा न्यूक्लियोफाइल माना जाएगा, है ना जी। तो अगर इसके बेसिस पे आपसे न्यूक्लियोफिलिसिटी कंपेयर कराऊं, तो मैं आपको पूछता हूँ, देखिए भाई, मैं आपको देता हूँ कुछ ऑप्शंस, आप न्यूक्लियोफिलिसिटी एक बार कंपेयर कीजिए यहाँ पर। ठीक है भाई, न्यूक्लियोफिलिसिटी कंपेयर कीजिए। देखिए मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ, यहाँ पे मैं पूछता हूँ, आप मुझे बताइए कि अगर मेरे पास एग्जाम्पल के तौर पे आई नेगेटिव है, एक है मेरे पास बी आर नेगेटिव, और एक है मेरे पास सी एल नेगेटिव, और एक है एफ नेगेटिव। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, कंपेयर कीजिए, कंपेयर न्यूक्लियोफिलिसिटी, न्यूक्लियोफिलिसिटी। ठीक है भाई, न्यूक्लियोफिलिसिटी को कंपेयर कीजिए, ये बात चल रही है। तो आप क्या बोलेंगे, सर आई नेगेटिव का साइज तो बड़ा है तो ये ज्यादा पोलराइज होगा, बड़े आराम से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को दे सकता है, तो हाँ होता है। तो आई नेगेटिव अच्छा न्यूक्लियोफाइल है एज कम्पेयर टू बी आर नेगेटिव, एज कम्पेयर टू सी एल नेगेटिव। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारे पास ये न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। इसी तरीके से अगर मैं आपको और भी एग्जाम्पल दूं, मान लेते हैं मेरे पास एस एच नेगेटिव है और ओ एच नेगेटिव है, तो इन दोनों में कंपेयर करके बताइए भाई, इन दोनों में कंपेयर करके बताइए। और भी देता हूँ मैं, मान लेते हैं हमारे पास एच टू ओ दे देता हूँ मैं, एच टू एस दे देता हूँ और एच टू एस ही दे देता हूँ, इनमें कंपेयर करके बताइए भाई। मान लेते हैं और भी दे देता हूँ, जैसे आप ये वाला देखिए, मान लेते हैं मैंने मिथेनॉल दे दिया और यहाँ पे दे दिया CH3SH, इनमें कंपेयर कीजिए न्यूक्लियोफिलिसिटी। तो आप बोलेंगे सर यहाँ पे तो हमारे पास सल्फर आ गया, यहाँ ऑक्सीजन है ना जी, इसके ऊपर नेगेटिव भी है बेटा। तो क्या होगा, यहाँ पे हमारे पास सल्फर है और यहाँ पे ऑक्सीजन है, तो भाई सल्फर का साइज तो बड़ा होता है तो वो ज्यादा पोलराइज होगा, ज्यादा पोलराइज होगा तो अच्छा न्यूक्लियोफाइल होगा, तो ये तो सही बात है। अब यहाँ पे देखिए सेलेनियम का साइज तो बड़ा है एज कम्पेयर टू सल्फर, एज कम्पेयर टू ऑक्सीजन, तो ये अच्छा न्यूक्लियोफाइल माना जाएगा एज कम्पेयर टू दिस, तो ये अच्छा न्यूक्लियोफाइल हो जाएंगे। इसी तरीके से आप देखिए, यहाँ ऑक्सीजन और यहाँ सल्फर है, सल्फर का साइज बड़ा होगा तो फिर ये अच्छा न्यूक्लियोफाइल हो जाएगा। ठीक है भाई, इस तरीके से हम लोग न्यूक्लियोफिलिसिटी को क्या कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं आपको एक बात बताऊं भाई, यहाँ पे आपको जो बात नोट करने की है कि कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे कि हम लोग न्यूक्लियोफिलिसिटी को वो न्यूक्लियोफिलिसिटी को बेसिसिटी से कंपेयर कर रहे होंगे। बेसिसिटी अलग चीज होती है बेटा जी, और न्यूक्लियोफिलिसिटी अलग चीज होती है। मैं बताता हूँ बेसिसिटी और न्यूक्लियोफिलिसिटी में डिफरेंस क्या है। देखिए भाई, न्यूक्लियोफिलिसिटी और बेसिसिटी में डिफरेंस क्या होता है, यहाँ पे मैं थोड़ी जगह बना लेता हूँ। देखिए भाई, मान लेते हैं मेरे पास क्या है, एक इस तरीके से सेंटर है, एक जगह पर लीविंग ग्रुप लगा हुआ है, ये मेरा लीविंग ग्रुप है, और यहाँ पे हाइड्रोजन लगा हुआ है। ठीक है भाई, अब मैं मानता हूँ कोई बेस आ रहा है ना भाई, बेस है। बेस क्या होता है भाई, बेस जाके अटैक करता है किसके ऊपर, एसिडिक प्रोटॉन के ऊपर। तो भाई बेस का काम क्या है, इससे इसके साथ इंटरेक्शन करना, तो बेस इसके ऊपर अटैक करने वाला है ना जी। अब हम लोग बात करते हैं किसके ऊपर, न्यूक्लियोफाइल के ऊपर। तो न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा भाई, इस वाले सेंटर पे अटैक करेगा और यहां से इस लीविंग ग्रुप को रिमूव करेगा। तो यहाँ पे क्या होता है, आप नोटिस करेंगे कि बेस को तो इस हाइड्रोजन से इंट्रैक्शन करना है, उसको इस चेन से इंट्रैक्शन नहीं करना है। तो बेस के ऊपर हिंड्रेंस का इफेक्ट नहीं देखना है हमें बेटा जी, बेस के ऊपर आप हिंड्रेंस का इफेक्ट नहीं चेक करेंगे। क्या बोला मैंने, है ना भाई, बेस have to attack on hydrogen, base have to attack on हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन के ऊपर अटैक करना है ना। बट न्यूक्लियोफाइल के केस में क्या, न्यूक्लियोफाइल हैव टू अटैक ऑन कार्बन, ऑन कार्बन, और वो कार्बन के ऊपर जो अटैक करना है विच इज डीप इनसाइड द, है ना भाई, विच इज डीप इनसाइड, वो मॉलिक्यूल में छुपा हुआ है भाई, क्योंकि उसको चारों तरफ से घेर रखा होगा ना भाई, डिफरेंट डिफरेंट, एक कार्बन की 4 वैलेंसी होती है, उसको घेर रखा होगा डिफरेंट डिफरेंट वैलेंसीज ने, उसके ऊपर अटैक करना है। तो यहाँ पे हिंड्रेंस का रोल होता है बेटा, कहाँ पे, न्यूक्लियोफाइल में हिंड्रेंस का रोल देखते हैं हम लोग, है ना भाई। इसमें क्या लिख सकते हैं, एंड हिंड्रेंस कैन प्ले इट्स रोल, ये लिख सकते हैं हम लोग, एंड हिंड्रेंस कैन प्ले इट्स रोल।
ठीक है भाई। तो इसके बारे में हम लोग बात भी करेंगे, हिंड्रेंस हमारा फोर्थ पॉइंट है, मैं उसके ऊपर आपको कंपेयर करके भी दिखाऊंगा, ठीक है भाई। लेकिन यहाँ पे आपको ये डिफरेंस समझ में आना चाहिए, क्या बताया मैंने, न्यूक्लियोफाइल और बेसिसिटी में डिफरेंस क्या है। न्यूक्लियोफाइल क्या होंगे भाई, जो कार्बन सेंटर के ऊपर अटैक करेंगे, बेस को हाइड्रोजन के ऊपर अटैक करना, उसको उसके ऊपर हिंड्रेंस का तो कोई रोल ही नहीं देखना है हमें। क्यों? क्योंकि तो उसे तो आउटसाइड से, बाहर से ही तो हाइड्रोजन निकालना है भाई, तो वो हाइड्रोजन निकाल के चलता बनेगा। लेकिन न्यूक्लियोफाइल को डीप इनसाइड जाना है भाई, कार्बन चेन पे अटैक करना है, कार्बन के ऊपर अटैक करना है, लिविंग ग्रुप को रिमूव करना है। तो वहां पे तो हमारे पास हिंड्रेंस का रोल होता है। यहाँ पे क्या बोला, यहाँ पे मैंने बोला हिंड्रेंस कैन प्ले इट्स रोल इन द न्यूक्लियोफाइल। ये वाली वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट, हिंड्रेंस कैन प्ले इट्स रोल, ये वाली चीज आप थोड़ा ध्यान देंगे बेटा, ठीक है भाई। आगे बढ़ते हैं, अब हम लोग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में बात कर लेते हैं। मैंने बताया था कि सेकंड पॉइंट जो होता है हमारे लिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला, है ना जी, फैक्टर्स अफेक्टिंग न्यूक्लियोफिलिसिटी पढ़ देते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जो सेकंड है क्या है भाई, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में बात करते हैं। देखिए भाई, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, अब देखिए भाई, आप मुझे खुद बताइए, अगर कोई सेंटर इलेक्ट्रोनेगेटिव है ज्यादा, मतलब भाई मान लेते हैं हमारे पास इस तरीके से फ्लोरीन है ना जी, इस तरीके से मान लेते हैं OH है, इस तरीके से NH2- है, और इस तरीके से मेरे पास CH3- है। तो आपको पता होगा भाई यहाँ पे फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। अगर हम लोग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कंपेयर करेंगे तो फ्लोरीन भाई ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो यहाँ पे F नेगेटिव आराम से बच जाएगा, है ना जी। और क्या होगा यहाँ पे, OH नेगेटिव बनेगा, NH2 नेगेटिव बनेगा, CH3 नेगेटिव। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का तो ये ऑर्डर हो जाएगा। अब वो अपने इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपने तरफ खींच के रखेगा ना, तो डोनेट तो कर ही नहीं पा रहा है। तो यहाँ पे जो हमारे पास ऑर्डर आएगा, अगर हम लोग न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर लिखें, किसका ऑर्डर लिखें, न्यूक्लियोफिलिसिटी का, तो जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी वो आराम से डोनेट कर पाएगा, है ना भाई। ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन की हाई है, तो वो जल्दी से डोनेट थोड़ी ना कर पाएगा, वो तो अपने पास रखे रखे रहना चाहेगा। तो फ्लोरीन फ्लोरीन के ऊपर जो नेगेटिव चार्ज है वो अच्छा न्यूक्लियोफाइल नहीं माना जाएगा। फिर OH अच्छा न्यूक्लियोफाइल हो जाएगा, NH2 अच्छा न्यूक्लियोफाइल हो जाएगा, और CH3 भी क्या हो जाएगा बेटा जी, अच्छा न्यूक्लियोफाइल माना जाएगा, ठीक है जी। तो ये देखिए, ऊपर वाला ऑर्डर मैंने किसके लिए लिखा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के लिए, क्योंकि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होती है एज कम्पेयर टू ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की हाई होती है एज कम्पेयर टू नाइट्रोजन, और नाइट्रोजन की हाई होती है एज कम्पेयर टू कार्बन। तो यहाँ पे हमने जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो इनवर्सली रिलेट कर रहे हैं हम लोग। तो ऐसा लिख सकते हैं क्या कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू न्यूक्लियोफिलिसिटी, है ना जी। ये हमारे लिए सही हो जाएगा, न्यूक्लियोफिलिसिटी। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होगी हमारे लिए, तो फिर वहां पे क्या हो जाएगी, न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या हो जाने वाली है बेटा, डिक्रीज हो जाने वाली है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात बता दी मैंने आपको। बहुत सारे बच्चे यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिसिटी कंपेयर ही नहीं कर पाते, ठीक है भाई। इस पे बेस्ड एक बार तो क्वेश्चन आ चुका है ना जी, एडवांस में पूछ चुके हैं इस पे बेस्ड एक बार क्वेश्चन, बहुत ईजी था वो क्वेश्चन, बस आपको ये पता होना चाहिए था, ठीक है भाई। अगर मैं आपको और क्वेश्चन दूं तो आप उसके भी ट्राई कर सकते हैं। देखिए भाई, और कैसा क्वेश्चन आ सकता है, मान लेते हैं अगर मैं आपको एग्जांपल के तौर पे बताऊं, अगर मैं पूछता हूं कि मेरे पास ये है CH2 डबल बॉन्ड CH नेगेटिव, एक ये न्यूक्लियोफाइल दे रखा है, न्यूक्लियोफिलिसिटी कंपेयर करने के लिए पूछ रहे हैं हम, है ना जी। HC ट्रिपल बॉन्ड C नेगेटिव, और एक दे दिया मैंने, मान लेते F नेगेटिव दे दिया, और एक दे दिया मैंने NH2 नेगेटिव, ठीक है भाई, ये दे दिया मैंने। तो आप मुझे बता सकते हैं इसमें न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर क्या हो जाएगा, न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर क्या हो जाएगा, बताइए भाई, कंपेयर कीजिए। अब देखिए यहाँ पे हम लोग नोटिस करेंगे, यहाँ पे जो कार्बन है वो कैसा है, sp हाइब्रिडाइज्ड है ना, और यहाँ sp2, और यहाँ पे जो कार्बन है वो कैसा हाइब्रिडाइज्ड है, sp हाइब्रिडाइज्ड है। और यहाँ पे जो फ्लोरीन है वो तो फ्लोरीन की तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, और ये देखिए NH2 है, तो यहाँ पे नाइट्रोजन sp3 है। तो आपको पता होगा परसेंटेज एस कैरेक्टर बढ़ने से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन हो जाएगा, पहले तो फ्लोरीन रहेगा, वो बात तो सही रहेगी, है ना जी। पहला तो फ्लोरीन रहने वाला, ये तो हमारे लिए नंबर 1 पे इलेक्ट्रोनेगेटिव रहेगा। और फिर कौन हो जाएगा भाई, sp वाला कार्बन हो जाएगा, ये वाला इलेक्ट्रोनेगेटिव हो जाएगा मॉडिफाइड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी थ्योरी के अकॉर्डिंग, क्योंकि ये देखिए sp हाइब्रिडाइज्ड है ना कार्बन सेंटर, परसेंटेज एस कैरेक्टर बढ़ गया है। और फिर कौन सा होगा हमारे लिए, नाइट्रोजन sp3 वाला होगा।
नाइट्रोजन sp3 वाला होगा तो ये थर्ड पे आ जाएगा भाई, है ना जी। और ये वाला किस पे आ जाएगा हमारे लिए, फोर्थ पे आ जाएगा, ठीक है भाई, फोर्थ पे आ जाएगा। तो भाई जो मतलब जल्दी से डोनेट कर देगा वही तो। अब ये तो हमने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर लिखा, किसका ऑर्डर लिखा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का। तो यहाँ पे हमारे पास जो न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर आ जाएगा वो जिसका जस्ट अपोजिट आ जाएगा, ठीक है भाई। तो आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के थ्रू क्या भी कंपेयर कर सकते हैं, न्यूक्लियोफिलिसिटी भी कंपेयर कर सकते हैं। न्यूक्लियो फिलिसिटी का ऑर्डर क्या हो जाएगा बेटा जी, बताइए जल्दी से। देखिए भाई, यहाँ पे मैंने आपको बताया था फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो उसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी तो सबसे कम हो जाएगी, क्योंकि वो तो इलेक्ट्रॉन अपने पास रखना चाहेगा। तो यहाँ पे तो ये तो फोर्थ नंबर आ जाएगा, ठीक है भाई। और उसके बाद कौन सा आएगा भाई, उसके बाद ये आ जाएगा ट्रिपल बॉन्ड वाला। तो फिर हमारे पास ये हमारे पास कितना हो जाएगा बेटा, थर्ड नंबर पे आ जाएगा, ये वाला थर्ड नंबर पे आ जाएगा। और फिर क्या होगा, ये हमारे पास क्या होगा भाई, NH2 वाला आ जाएगा। फिर ये हमारे पास सेकंड नंबर पे आ जाएगा। और फिर ये क्या हो जाएगा, न्यूक्लियोफिलिसिटी में कार्बन sp2 वाला सबसे जल्दी से डोनेट कर सकता है, तो फिर ये हमारे लिए फर्स्ट नंबर पे आ जाएगा। तो आपको ये समझ में आ रही है बात, है ना जी। न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर क्या हो जाएगा, पहले तो हमारे पास ये कार्बन sp2 वाला डोनेट करेगा, है ना जी। H2C ट्रिपल बॉन्ड CH नेगेटिव ये डोनेट करने वाला है। उसके बाद क्या होगा भाई, ये वाला डोनेट करने वाला है NH2, तो ये NH2 माइनस डोनेट करेगा भाई। उसके बाद कौन डोनेट करेगा, यानी कि न्यूक्लियोफिलिसिटी किसकी हाई होगी, NH2 के बाद किसकी बताई थी बेटा, ये ट्रिपल बॉन्ड वाले की, तो इसकी हाई होगी। और फिर सबसे लास्ट में तो फ्लोराइड होगा F नेगेटिव, ठीक है भाई। तो ये हमारे पास फ्लोराइड होगा। उसके बाद हम लोग बात करते हैं स्टेबिलिटी के बारे में बेटा जी। नेक्स्ट जो फैक्टर हमें पढ़ना वो है स्टेबिलिटी। देखिए भाई, जो थर्ड फैक्टर की हम लोग बात कर रहे हैं स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी से भी आप लोग निकाल सकते हैं कैसे। अब मान लेते हैं हमारे पास स्टेबल, अगर एनायन ज्यादा स्टेबल होगा तो वो लेस न्यूक्लियोफिलिक होगा, है ना जी। अगर एनायन हमारे पास स्टेबल हो जाएगा, मान लेते हैं एनायन, हमारे एनायन की स्टेबिलिटी इंक्रीज होगी, एनाइन की स्टेबिलिटी क्या हो गई भाई, इंक्रीज हो गई। मतलब एनाइन ज्यादा नेगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल हो गया, तो फिर वहां पे क्या होगा, न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या हो जाएगी, न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। क्योंकि कोई चीज स्टेबल है तो वो अटैक क्यों करना चाहेगी किसी के ऊपर, है ना जी। तो अगर एनाइन हमारा ज्यादा स्टेबल हो जाता है, न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है ना जी। तो हम लोग सीधा सीधा नेगेटिव चार्ज की स्टेबिलिटी को ही कंपेयर कर लेंगे इस वाले केस में। यहाँ पे मैंने क्या बताया, अगर स्टेबिलिटी की बात करें वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी किसकी, न्यूक्लियोफिलिसिटी के। वो किसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी, न्यूक्लियोफिलिसिटी के। ठीक है भाई, ये इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है भाई, बहुत इजी इजी क्वेश्चन मिलेंगे आपको इस पे बेस्ड। न्यूक्लियोफिलिसिटी कंपेयर करना एक बहुत आसान टास्क होता है बेटा। मैं आपको सारे फैक्टर बता दे रहा हूँ, तो आप न्यूक्लियोफिलिसिटी बड़े आराम से कंपेयर कर सकते हैं, और ये वाली रिएक्शंस आपको बड़ी हेल्पफुल नजर आएंगी, ठीक है भाई। न्यूक्लियोफाइल के बारे में ही हम लोग बात कर रहे हैं अभी तो। अभी किसके बारे में बात कर रहे हैं बेटा, न्यूक्लियोफाइल्स के बारे में। फिर बाद में हम लोग रिएक्शन मैकेनिज्म भी डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे आप नोटिस करेंगे, जैसे अगर मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पर दूं, मान लेते हैं मैंने पूछा OH नेगेटिव है, ठीक है भाई, और मान लेते हैं मेरे पास CH3 C डबल बॉन्ड O नेगेटिव है, और यहाँ पे मान लेते हैं मेरे पास, मान लेते हैं फिनॉक्साइड आयन है, यहाँ पे कुछ इस तरीके से फिनॉक्साइड आयन गिवन है, बेंजीन के साथ अटैच O नेगेटिव है। तो आप मुझे बताइए इसमें न्यूक्लियोफिलिसिटी किसकी हाई होगी, न्यूक्लियोफिलिसिटी किसकी हाई होगी। तो सबसे ज्यादा रेजोनेंस कौन दिखा रहा है भाई, रेजोनेंस कौन दिखा रहा है, यहाँ पे देखिए इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे, यहाँ पे रेजोनेंस हो रहा है ना जी, यहाँ पे भी रेजोनेंस हो रहा है, इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। बताइए, तो इसकी अगर हम लोग इसको, अगर मैं कंपाउंड 1 बोल देता हूँ, इसको 2 बोल देता हूँ, इसको 3 बोल देता हूँ, तो अगर हम लोग यहाँ पे कंपेयर करें स्टेबिलिटी को, तो स्टेबिलिटी के केस में हमारे पास जो 2 वाला होगा वो ज्यादा स्टेबल होगा, क्यों, वहां पे इक्विवेलेंटिंग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन रहा है। और फिर 3 वाला होगा क्योंकि वहां पे हमारे पास फिनॉक्साइड आयन है, ये जो नेगेटिव चार्ज है इस बेंजीन की रिंग में डीलोकलाइज होगा। और फिर 1 वाला होगा, वहां तो कुछ भी नहीं है। तो न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर इसका क्या हो जाएगा, जस्ट अपोजिट हो जाएगा।
न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा, मतलब 1 वाला अच्छा न्यूक्लियोफाइल हो जाएगा, और फिर कौन सा होगा, 3 वाला होगा, और फिर कौन सा होगा बेटा जी, 2 वाला होगा। ये हमारे पास न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर आ जाएगा। ठीक है भाई। इसी तरीके से हम लोग हिंड्रेंस के बेसिस पे भी न्यूक्लियोफाइल को देख सकते हैं। क्या होगा बेटा, अभी मैं आपको ये जो पढ़ा रहा हूँ इससे रिलेट आप तब कर पाएंगे जब हमें क्वेश्चन मिलेगा कि आपको ये आइडेंटिफाई करना होगा कि वहां पे हमारे लिए सब्स्टिट्यूशन होगा या फिर एलिमिनेशन होगा, तब आप रिलेट कर पाएंगे। अभी हम लोग जो पढ़ते हैं टॉपिक वो क्या है, न्यूक्लियोफिलिसिटी, कि हमारे पास कोई जो सब्सटेंस वो न्यूक्लियोफाइल की तरह कि कब अच्छे से बिहेव करेगा। ठीक है भाई, न्यूक्लियोफाइल कौन सा अच्छा होगा, ये हम लोग जो पढ़ रहे हैं अभी। ठीक है भाई। अब बेसिसिटी को और न्यूक्लियोफिलिसिटी को आप मिक्स मत कीजिएगा। बेसिसिटी का काम क्या होता है, बेस का काम क्या होता है, प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करना। यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल का काम क्या है, उस कार्बन के ऊपर अटैक करना और लीविंग ग्रुप को रिमूव करना, ये काम होता है हमारे लिए। ठीक है भाई। तो अब हमारे पास जो फोर्थ फैक्टर होता है वो क्या होता है, हिंड्रेंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी मैंने बताया था कि हमारे पास हिंड्रेंस की बात चल रही है, तो आपको सिर्फ न्यूक्लियोफाइल के ऊपर हिंड्रेंस चेक करना है, बेस के ऊपर हिंड्रेंस मत चेक करने ले। क्यों? क्योंकि अगर हम लोग बेस के ऊपर हिंड्रेंस चेक करने लगे, वो तो उसको तो बाहर से ही प्रोटॉन का एब्स्ट्रैक्ट करना है, लेकिन न्यूक्लियोफाइल को क्या करना है, अंदर कार्बन चेन के जाना है और उसके ऊपर अटैक करना है। तो यहाँ पे हिंड्रेंस की अगर हम लोग बात करते हैं, हिंड्रेंस, तो हिंड्रेंस जो होगी बेटा हमारे लिए, वो अनस्टेबल करेगी ना, न्यूक्लियोफिलिसिटी को क्या कर देगी, डिक्रीज कर देगी। जितना ज्यादा हिंडर्ड होगा न्यूक्लियोफाइल, उतने आराम से वो अटैक नहीं कर पाएगा, तो न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या हो जाएगी बेटा, डिक्रीज हो जाएगी। ये आप नोट कर सकते हैं, न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या हो जाने वाली है, डिक्रीज हो जाने वाली। एग्जाम्पल के तौर पर भी मैं आपको बताता हूँ कि जैसे हमारे पास मान लेते हैं, अभी देखिए मैं आपको एग्जाम्पल करवाता हूँ। देखिए भाई, एग्जाम्पल एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे मैंने आपको एक ये दिया है CH3O नेगेटिव, है ना जी, और एक दे दिया मैंने CH3PH2O नेगेटिव दे दिया भाई, और एक दे दिया मैंने आपको, मान लेते हैं CH3O नेगेटिव, ये दे दिया भाई, और एक दे दिया मैंने आपको CH3 CH3 तो आप मुझे बताइए इसमें न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर क्या होगा। भाई बड़ा है, सिंपल है इसको कंपेयर करना। कैसे आप कंपेयर करेंगे, अब देखिए मैं आपको बताता हूँ। अब यहाँ तो हमारे पास सीधा सीधा ये छोटू सा है, ग्रुप अटैच्ड है CH3O नेगेटिव। यहाँ पे देखिए इस वाले कार्बन सेंटर पे एक तो ये बड़ा सा मिथाइल चिपका हुआ है, और ये दो छोटे छोटे हाइड्रोजन, इसका तो कुछ हिंड्रेंस नहीं लग रहा होगा। लेकिन यहाँ पे देखिए ये बड़ा बड़ा मिथाइल लगा हुआ है, और ये बड़ा बड़ा मिथाइल लगा हुआ है। ठीक है भाई। और यहाँ पे देखिए ये इतना बड़ा बड़ा मिथाइल लगा हुआ है एक, और यहाँ पे भी बड़ा बड़ा मिथाइल लगा हुआ है। यहाँ पे तो 2-3 मिथाइल लगे हुए हैं बड़े बड़े। तो इनका ये बल्कि हो जाएगा ना हमारे लिए। ये कैसा हो गया भाई, ये वाला सब्सटेंस कैसा हो गया हमारे लिए, बल्कि हो गया। तो बल्कि ग्रुप्स लग गए यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या हो रहा होगा, रिपल्शन लग रही होगी भाई ज्यादा। तो ये इतना अच्छा न्यूक्लियोफाइल नहीं बन पाएगा। ये इस वाले केस में ये वाला न्यूक्लियोफाइल ज्यादा अच्छा माना जाएगा, फिर ये वाला और फिर ये वाला। क्यों? क्योंकि इसको जाके अल्टीमेटली करना क्या है, कार्बन चेन के ऊपर अटैक करना है। देखिए भाई, मान लेते मेरे पास कोई ऐसी डिजाइन है, यहाँ पे मेरे पास इस तरीके से कोई डिजाइन है, यहाँ पे मेरे पास मान लेते हैं, यहाँ पे मैंने Cl लगा दिया, और मैंने इनके ऊपर क्या डाल दिया भाई, यहाँ पे CH3 है, और यहाँ पे भी क्या है बेटा, CH3। अब देखो इसके ऊपर हमें अटैक करना है, तो यहाँ पे आप नोटिस करोगे कि इस वाले केस में यहाँ पे ऑलरेडी ग्रुप प्रेजेंट है, इस वाले कार्बन सेंटर से अटैच एक तो ये ग्रुप है, 2 हाइड्रोजन है, और फिर ये सारे न्यूक्लियोफाइल आएंगे। तो जो छोटा होगा वो जल्दी से अटैक कर पाएगा ना, एज कम्पेयर टू दिस। अगर ये अटैक करने आएगा तो यहाँ तो पॉसिबिलिटी नहीं होगी, है ना जी। तो वो क्या ढूंढेगा, वो ढूंढेगा कि हम हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट कर लें। तो इस वाले केस में हमारे लिए सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देखने को मिलेगी। यहाँ पे हमें क्या देखने को मिलेगा, सब्स्टिट्यूशन। लेकिन यहाँ पे इस वाले केस में, ये थर्ड वाले केस पे आप नोटिस करोगे तो यहाँ पे हमें एलिमिनेशन देखने को मिलेगा।
क्या देखने को मिलेगा, एलिमिनेशन। ये फिर एक बेस की तरह बिहेव करने लगेगा। ये प्रोटॉन को ही बाहर से जो हमें प्रोटॉन मिल जाए, मतलब हम चेन के अंदर नहीं अटैक करना चाहते, हम बाहर से ही जो चीज़ एब्स्ट्रैक्ट हो सकती है उसको एब्स्ट्रैक्ट कर लेंगे। तो फिर ये हमारे पास हिंड्रेंस इसका हाई है, मतलब इसके अंदर बल्कि बल्कि ग्रुप लगे हुए, तो ये अच्छा न्यूक्लियोफाइल नहीं बन पाएगा। ठीक है भाई, और अच्छा सबस्ट्रेट भी नहीं होगा, ये अच्छा न्यूक्लियोफाइल नहीं होगा, तो फिर वहां पे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की गारंटी भी हम लोग नहीं ले पाएंगे। वहां पे एलिमिनेशन की गारंटी ले सकते हैं, हाँ कि भाई ये बल्कि सा हमारे पास कोई सब्सटेंस है, उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तो फिर ये बाहर से ही, मतलब कार्बन चेन के बाहर जो हाइड्रोजन लटक रहा होगा ना, उसको ये खींच के ले आएगा, तो ये एलिमिनेशन कर सकता है, ये हमारे लिए बेस की तरह बिहेव कर सकता है। फिर बात आती है बेटा सॉल्वेंट की, है ना जी। अब किसकी बात आने वाली है, सॉल्वेंट की। तो सॉल्वेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। अब जो हमारे पास फिफ्थ पॉइंट मैंने आपको बताया था, जिसपे मैंने बताया था बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो सॉल्वेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। सॉल्वेंट कितने टाइप के होते हैं भाई, अगर हम लोग आप मुझे बताइए, सॉल्वेंट दो तरीके के हो सकते हैं। एक तो हमारे पास पोलर सॉल्वेंट हो सकते हैं, और एक कैसे होते हैं, नॉन पोलर सॉल्वेंट। नॉन पोलर सॉल्वेंट, ठीक है भाई, पोलर सॉल्वेंट होते हैं और नॉन पोलर सॉल्वेंट होते हैं। अब पोलर सॉल्वेंट के एग्जांपल क्या क्या, जैसे हमारे पास हो गया एसीटोन, जैसे हमारे पास हो गया डीएमएसओ, है ना जी। ये सब हमारे पास क्या हो जाएगा, वाटर हो गया, वाटर भी पोलर सॉल्वेंट की कैटेगरी में हो गया, आरओएच हो गया। तो ये हमारे पास पोलर सॉल्वेंट की कैटेगरी में। लेकिन नॉन पोलर सॉल्वेंट की कैटेगरी में क्या क्या आते हैं, बेंजीन हुआ, साइक्लोहेक्सेन हुआ, ठीक है। तो ये सारे हमारे पास किसके अंदर आते हैं, नॉन पोलर सॉल्वेंट की कैटेगरी में। अब आप मुझे खुद बताइए कि सॉल्वेंट एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब ऐसा तो है नहीं कि हमने जो कंपाउंड लिया उसमें ही डायरेक्ट वो डाल देंगे, आप उसको डिसॉल्व करेंगे, न्यूक्लियोफाइल को डिसॉल्व करना होगा, तभी तो हमारे पास रिएक्शन प्रोसीड करेगी। तो अब वहां पे चार्जेस डेवलप हो रहे हैं, आपने देखा न्यूक्लियोफाइल के ऊपर भी चार्ज है ना जी। और ये बॉन्ड पोलर था हमारे पास, जो अभी हम लोग बॉन्ड ले रहे थे वो पोलर था ना, जैसे हमारे पास सी एक्स बॉन्ड था, उसका नेचर कैसा था, पोलर था। ये पार्शियल पॉजिटिव, इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव। तो ये सारे सब्सटेंस किसके अंदर डिसॉल्व होना चाहेंगे, लाइक डिसॉल्व लाइक्स, है ना जी। तो जो पोलर होगा वो पोलर के अंदर डिसॉल्व होगा, लाइक डिसॉल्व्स लाइक। तो फिर यहां पे हम इस्तेमाल क्या करना चाहेंगे बेटा, सॉल्वेंट के केसेस में हम लोग क्या इस्तेमाल करना चाहेंगे, पोलर सॉल्वेंट इस्तेमाल करना चाहेंगे, ना कि नॉन पोलर सॉल्वेंट। तो ये वाली रिएक्शंस जो होती हैं वो जनरली किस में होती हैं, पोलर सॉल्वेंट्स के अंदर हो रही होती हैं। और पोलर सॉल्वेंट्स की हम लोग बात कर रहे हैं, पोलर सॉल्वेंट्स की हम लोग बात कर रहे हैं, तो पोलर सॉल्वेंट्स हमारे लिए दो टाइप के होंगे, फर्दर दो टाइप में हम लोग कैटेगराइज कर सकते हैं। कैसे कैसे, एक होते हैं हमारे लिए पोलर प्रोटेक सॉल्वेंट, जिनके अंदर हाइड्रोजन मिल सकता है, और एक होते हैं पोलर ए प्रोटेक्स सॉल्वेंट। ठीक है भाई, देखिए मैं आपको बताता हूँ, ये क्या है हमारे लिए, पोलर प्रोटेक सॉल्वेंट्स हो सकते हैं, और एक हो सकते हैं हमारे लिए पोलर ए प्रोटेक सॉल्वेंट्स। ठीक है भाई, यहाँ पे याद रखने वाली क्या बात है, याद रखने वाली क्या, मतलब यहाँ पे हमारे पास जो ये पोलर प्रोटेक वाले सॉल्वेंट होंगे ना, ये पोलर प्रोटेक वाले सॉल्वेंट होंगे, इनके पास प्रोटॉन प्रेजेंट होगा तो डोनेट कर सकते हैं, यानी कि यहाँ पे ये क्या कर सकते हैं, एच पॉजिटिव को डोनेट कर सकते हैं। ये एच पॉजिटिव को क्या कर सकते हैं, डोनेट कर सकते हैं। दूसरा, यहाँ पे ये एच बॉन्डिंग को भी शो कर सकते हैं, एच बॉन्डिंग हमें यहाँ पे ऑब्जर्व हो सकती है ना जी, क्योंकि यहाँ पे प्रोटॉन प्रेजेंट है। अब देखिए यहाँ पे पोलर ए प्रोटेक के अंदर क्या होगा, दे कैन नॉट डोनेट एच पॉजिटिव, वो एच पॉजिटिव को डोनेट नहीं कर पाएंगे। इसमें क्या बताया मैंने, एच पॉजिटिव को, ये एच पॉजिटिव कैन नॉट डोनेट, डोनेट ही नहीं कर पाएंगे। और यहाँ पे रही बात एच बॉन्डिंग की, तो आप खुद बताइए, जब हाइड्रोजन ही नहीं है तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहाँ से होगी, तो नो एच बॉन्डिंग, एच बॉन्डिंग, यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी ये शो नहीं करते हैं अच्छे से। एग्जाम्पल की बात रही, तो एग्जाम्पल आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे बेटा, तो एग्जाम्पल देखिए भाई, जहाँ पे प्रोटॉन मिल रहा और पोलर हो नेचर में, जैसे कि मैं आपको बताता हूँ वाटर, वाटर भी अच्छा हमारे लिए पोलर सॉल्वेंट हो गया एग्जाम्पल के तौर पे। अब CH3OH हुआ, CH3OH, इसमें देखिए एसिडिक हाइड्रोजन है ना जी, ये हमारे पास। उसके बाद क्या हुआ, मान लेते ETOH हुआ,
तो ये हमारे लिए हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे क्या क्या एग्जाम्पल लिख सकते हैं एटसेट्रा, इसमें और कौन कौन से एग्जाम्पल हो सकते हैं हमारे लिए। जैसे मैं बात करता हूँ एसीटोन की, इसकी बात करता हूँ। एसीटोन, आपको पता होगा एसीटोन कैसा होता है स्ट्रक्चर, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। बहुत सारे बच्चे तो इसी को ही सबस्ट्रेट कंसिडर करने लगते हैं और इसी के ऊपर ही अटैक कराने लगेंगे न्यूक्लियोफाइल का, जबकि ऐसा नहीं होगा। वहां पे आप देखना, वहां पे रिएक्टिव स्पीशीज कुछ और गिवन होगी, तो आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि रिएक्शन में हमारे पास सॉल्वेंट क्या है, सबस्ट्रेट क्या है और न्यूक्लियोफाइल क्या है। ठीक है भाई, तो वो सारी चीजें हमें डिस्कस करनी पड़ेंगी। और क्या क्या एग्जाम्पल हो सकता है एसीटोन के अलावा, DMSO हो सकता है, DMSO। ये क्या होता है, डाई मिथाइल सल्फर ऑक्साइड। कैसे ड्रॉ करेंगे इसका स्ट्रक्चर, बेटा कुछ इस तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं। ये DMSO का स्ट्रक्चर है ना जी। और इसके अलावा DMF भी हो सकता है। DMF क्या होता है, डाई मिथाइल फॉर्मामाइड, डाई मिथाइल फॉर्मामाइड। ठीक है जी। इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, एक नाइट्रोजन होगा, उस पर 2 मिथाइल ग्रुप लगे होंगे इस तरीके से, CH3 और ये अमाइड ग्रुप होगा, C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे क्या होगा H। तो ये हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट क्या होते हैं भाई, सॉल्वेंट होते हैं। अब इनसे क्या इफेक्ट पड़ने वाला है वो हमें सीखना है बेटा। ठीक है भाई, इनसे इफेक्ट क्या पड़ेगा तो वो मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ। सबसे पहले हम लोग पोलर प्रोटेक्ट की बात करते हैं। अगर पोलर प्रोटेक्ट आ गए हमारे पास तो फिर क्या होगा, तो यहाँ पे आप ऐसा लिख सकते हैं, अगर हमारे पास पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट्स है और तो वहां पे हमारे पास अगर साइज की बात करें हम लोग तो एनायन प्रेजेंट होगा। देखिए भाई, मैं आपको लिख के बताता हूँ एक तरीके से, एक आपको एग्जांपल बताता हूँ, जगह बना लेता हूँ मैं, एक्सप्लेन करता हूँ फिर मैं आपको किसकी बात कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे। पहले पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट की, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। ठीक है भाई, यहाँ पे पहले तो एक स्टेटमेंट लिख लेंगे हम लोग, फिर उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। क्या बोला मैंने, जैसे पोलर प्रोटेक्ट सॉल्वेंट कौन कौन से थे, CH3OH ETOH एटसेट्रा एटसेट्रा, इनकी बात कर रहे थे, है ना भाई। तो इन पे हम लोग क्या स्टेटमेंट लिखना है, देखिए भाई यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, इफ अनायन इज प्रेजेंट इन, if anion is present in polar protic solvent, its nucleophilicity decreases, its nucleophilicity decreases। ये क्या बात लिखा दी सर आपने, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ न्यूक्लियोफिलिसिटी कैसे डिक्रीज होने वाली है। देखिए मैं आपको 2 एग्जांपल लेके समझाता हूँ। यहाँ पर मैंने ले लिया ये, और यहाँ पर ले लिया मैंने एक और। ठीक है भाई, एक मैंने छोटा अनाइन लिया और एक मैंने बड़ा। इसके ऊपर देखिए भाई नेगेटिव चार्ज है और इसके ऊपर भी नेगेटिव चार्ज है ना जी। ये छोटा वाला है हमारे लिए, और देखिए यहाँ पे हमारे पास क्या है भाई, वाटर के मॉलिक्यूल। मान लेते हैं हम लोग वाटर एक सॉल्वेंट यूज कर रहे हैं, तो वाटर के मॉलिक्यूल इसके साथ इंट्रैक्शन शो करेंगे। तो वो क्या करने वाले हैं भाई, जैसे ये HOH है तो वो इसके साथ इंट्रैक्शन शो करेगा ना, इसके साथ इंट्रैक्शन शो करेगा। और क्या होगा, HOH इसके साथ इंट्रैक्शन शो करेगा, HOH यहाँ पे इसके साथ इंट्रैक्शन शो करने वाला है, HOH। देखिए भाई ये सारे हाइड्रोजन इसके साथ क्या कर रहे हैं, इंट्रैक्शन शो कर रहे हैं। सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल इस नेगेटिव चार्ज के साथ क्या कर रहे हैं, इंट्रैक्शन शो कर रहे हैं। ये आपको समझ में आ रहा होगा कि वाटर के मॉलिक्यूल ने इस नेगेटिव चार्ज को क्या कर दिया, घेर लिया चारों तरफ से। ठीक है भाई, छोटा था तो ज्यादा अच्छे से घेर लिया, है ना जी। ये छोटा था तो इसको ज्यादा अच्छे से घेर लिया। अब देखिए ये जो हमारे पास वर्ड होगा ना घेरना वाला, ये थोड़ी ना लिखेंगे हम, तो यहाँ पे हम बोलेंगे सॉल्वेशन। किसकी बात बोलेंगे, सॉल्वेशन। तो यहाँ पे सॉल्वेशन जो है वो इंक्रीज हो गया भाई, सॉल्वेशन बहुत हाई है।
क्यों? क्योंकि इसका साइज छोटा था, तो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल ने इसे क्या किया है भाई, घेर लिया चारों तरफ से, तो इधर पे सॉल्वेशन क्या हो गया, हाई हो गया। अब देखिए ये बड़ा सा था, तो इसको अच्छे से थोड़ा ना घेर पाएंगे, तो वाटर के मॉलिक्यूल आएंगे तो इधर पे भी, लेकिन उनका इंटरेक्शन इतना अच्छा नहीं हो पाएगा। समझ में आई बात? तो फिर यहाँ पे क्या हो रहा है भाई, ये वहां पे सॉल्वेशन तो यहाँ पे भी हो रहा है, लेकिन इतना अच्छे से सॉल्वेशन नहीं हो पा रहा है। ठीक है भाई, यहाँ पे भी सॉल्वेशन हो रहा है, लेकिन इतने अच्छे से नहीं हो पा रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या हो गया भाई, साइज बड़ा हो गया, नेगेटिव चार्ज का क्या बड़ा हो गया, साइज बड़ा हो गया। तो यहाँ पे देखिए भाई, यहाँ पे भी सॉल्वेशन हो रहा है, तो कंपैरेटिव टू फर्स्ट वन सॉल्वेशन यहाँ पे बस हुआ तो यहाँ पे भी, बट यहाँ पे कम हुआ सॉल्वेशन। ठीक है भाई, साइज इसका रीजन क्या दिया हमने, कि यहाँ पे साइज क्या था एनाइन का, नेगेटिव चार्ज का जो साइज था वो कैसा था बेटा, छोटा था, वो कम था। तो यहाँ पे क्या हो गया, सॉल्वेशन बहुत हाई हो गया उसका, बहुत हाई हो गया। और यहाँ पे देखिए हमने क्या रीजन दिया है, कि यहाँ पे जो साइज था नेगेटिव चार्ज का, वो क्या था भाई, बड़ा था, बहुत बड़ा था। ठीक है भाई, तो यहाँ पे क्या हो गया, सॉल्वेशन हुआ तो यहाँ पे भी, बट लेस सॉल्वेशन हुआ। यहाँ पे हम लोग क्या बोल सकते हैं, लेस सॉल्वेशन बोल सकते वर्ड। तो अब आप मुझे ये बताइए कि इन दोनों में मूवमेंट स्पीड किसकी ज्यादा होगी, अगर इसको अटैक करने जाना है और छोटे वाले को बहुत सारे वाटर मॉलिक्यूल्स ने घेर लिया, तो फिर क्या वो अटैक करने जा पाएगा, कि बड़ा वाला अच्छे से अटैक करने जा पाएगा? तो बड़ा सिंपल सा है, कि अगर हमारे पास बड़ा है और देखिए उसको लेस सॉल्वेंट ने घेर रखा है, तो फिर क्या होगा भाई, वो अच्छे से अटैक कर पाएगा। और छोटा है, उसको ज्यादा सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल ने, वो सॉल्वेंट के साथ ही इंटरेक्शन दिखाया जा रहा है छोटा होने के बावजूद, तो फिर क्या हो रहा है भाई, वो उतने अच्छे से अटैक नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या कंक्लूजन निकालते हैं बेटा, पोलर प्रोटेक के केस में, पोलर प्रोटेक के केस में हमने क्या कंक्लूजन निकाला, कि जो हमारे पास एक्सटेंट ऑफ सॉल्वेशन होती है, एक्सटेंट ऑफ सॉल्वेशन होगा, वो क्या करेगा, एनाइन के साइज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, साइज ऑफ एनाइन। ठीक है भाई, और क्या होगा भाई, न्यूक्लियोफिलिसिटी के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, न्यूक्लियोफिलिसिटी के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है भाई, तो ये हम लोग निकाल सकते हैं यहाँ से। अब मैं आपको एग्जांपल करवाता हूँ, जैसे अगर मेरे पास आई नेगेटिव है ना जी, बी आर नेगेटिव है, और सी एल नेगेटिव है, और एफ नेगेटिव है, इनको मैंने किसके अंदर डाल दिया, मान लेते हैं वाटर के अंदर डाल के दिया है। किसके अंदर डाल के दिया, वाटर के अंदर। और फिर मैं आपसे पूछूं कंपेयर न्यूक्लियोफिलिसिटी, क्या बोल रखा है मैंने, क्वेश्चन क्या दे रखा है, क्वेश्चन दे रखा है कंपेयर न्यूक्लियोफिलिसिटी इन पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। तो आप इसका क्या आंसर देना चाहेंगे भाई, जो बड़ा होगा उसको वाटर घेरेगा तो जरूर, लेकिन कम घेर पाएगा, उसका इंट्रैक्शन लेस होएगा, तो फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, आई नेगेटिव अच्छा न्यूक्लियोफाइल माना जाएगा, फिर बी आर, फिर सी एल, फिर एफ नेगेटिव। एफ नेगेटिव तो जाके सीधा हाइड्रोजन बॉन्डिंग करने लगेगा, ये तो आपको पता ही होगा कि फ्लोरीन तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिखाता है, तो उसको तो अटैक करने की कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगी, तो वहां पे हमारे पास अच्छा न्यूक्लियोफाइल नहीं माना जाएगा एफ नेगेटिव इन द केस ऑफ पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। ओके, सो अब हम लोग मूव करते हैं पोलर ए प्रोटेक की तरफ, तो उसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा बेटा जी, यहाँ पे जस्ट अपोजिट हो जाएगा। मैं चाहूँ तो आपको एक्सप्लेन भी कर सकता हूँ, यहाँ पे एक वर्ड आता है बेटा, ये जो पोलर प्रोटेक में हम लोग बात कर रहे थे ना, तो ये हमारे पास सॉल्वेशन की बात चल रही थी, है ना जी, सॉल्वेशन की बात चल रही थी। अगर यहाँ पे सॉल्वेंट में फिक्स कर दूं, किसकी बात करूँ, सॉल्वेंट में क्या ले लेता हूँ, वाटर, H2O। तो अगर मैंने सॉल्वेंट वाटर ले लिया, तो ये सॉल्वेशन को ही हम लोग क्या नाम देंगे, हाइड्रेशन। क्या नाम देते हैं, हाइड्रेशन। ठीक है भाई, इसी को ही हम लोग हाइड्रेशन का नाम देते हैं, आपने पढ़ा होगा हाइड्रेशन के बारे में इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। ठीक है भाई, तो ये सॉल्वेंट अगर हमारे लिए वाटर हो जाएगा, तो वहां पे हाइड्रेशन की बात करेंगे। अभी यहाँ पे हम लोग जनरली कोई भी सॉल्वेंट यूज करें तो सॉल्वेशन वर्ड यूज कर रहे हैं। ठीक है भाई, अब मूव करते हैं हम लोग अगले टॉपिक पे, दैट इज पोलर ए प्रोटेक सॉल्वेंट ले ले तब क्या होगा। देखिए भाई, पोलर ए प्रोटेक ले लेते तब क्या होगा, मैंने क्या ले लिया भाई, अब यहाँ पे पोलर ए प्रोटेक सॉल्वेंट ले लिया।
मतलब कि यहाँ पे हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है, तो यहाँ पे तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाली बात खत्म ही हो जाएगी। यहाँ पे किसकी बात खत्म हो जाएगी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाली बात खत्म हो जाएगी। अब देखते हैं यहाँ पे हमारे पास होते कौन कौन से हैं, पोलर एप्रोटिक वाले, जैसे आपने नाम सुना होगा डीएमएसओ, है ना जी, इसके बारे में अभी मैंने आपको एग्जांपल बताया, डीएमएसओ हुआ, एसीटोन हुआ, एटसेट्रा एटसेट्रा, कई सारे हो सकते हैं। तो यहाँ पे जो हमें स्टेटमेंट लिखना है वो क्या लिखना है बेटा जी, इफ अनायन इज प्रेजेंट इन पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट, एप्रोटिक सॉल्वेंट, then its nucleophilicity increases, then its nucleophilicity increases। ठीक है भाई, उसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या हो जाएगी बेटा जी, इंक्रीज हो जाएगी। एग्जांपल के तौर पे अभी डीएमएसओ देखा हमने, डीएमएसओ का स्ट्रक्चर कैसा होता है, एक मिथाइल ग्रुप होगा, एक सल्फर होगा, एक ऑक्सीजन होगा, और इस तरीके से हमारे पास डीएमएसओ होता है। अब मैं आपको बताता हूँ क्या हम इसे इस तरीके से नहीं लिख सकते, क्योंकि ऑक्सीजन बीइंग इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो फिर यहाँ पे हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं ना, ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, और यहाँ पे मिथाइल, और यहाँ पे मिथाइल, और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, इस तरीके से लिख सकते हैं हम लोग। तो ये हमारे पास सॉल्वेंट का मॉलिक्यूल है। तो फिर ये भी घेरेगा भाई, यहाँ पे भी सॉल्वेशन होगा, लेकिन यहाँ पे क्या होता है मैं आपको बताता हूँ एग्जाम्पल लेके। देखिए जैसे हमने ऊपर देखा था, यहाँ पे भी देखते हैं हम लोग। देखिए बेटा, ये हम लोगों ने ड्रॉ कर लिया। अब यहाँ पे क्या है हमारे लिए, आप नोटिस करोगे कि ये डीएमएसओ है, और डीएमएसओ के सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल इस नेगेटिव चार्ज के साथ इंटरेक्शन करने वाले हैं। अब बताइए, ये जो हमारे पास नेगेटिव चार्ज है, सल्फर के साथ इंटरेक्शन दिखाएगा, क्योंकि इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, इसके साथ इंटरेक्शन दिखाएगा। सिमिलरली यहाँ पे भी केस हो रहा होगा कि सल्फर के साथ इंटरेक्शन दिखाना है, सल्फर के साथ इंटरेक्शन दिखाना है। अब आप नोटिस करोगे यहाँ पे इस मॉलिक्यूल में, सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल में रिपल्शन होगा या नहीं होगा, क्योंकि ये देखिए एमी बड़े बड़े बल्कि बल्कि ग्रुप लगे हुए हैं। अब देखिए नेगेटिव चार्ज हमारे लिए बड़ा हो गया, उसने उसका सरफेस एरिया बड़ा है, तो यहाँ पे क्या होगा भाई, ये इजीली अकोमोडेट कर पाएगा भाई, किस तरीके से इनके इंट्रैक्शन को, इनके रिपल्शन को कम कर देगा। लेकिन अगर नेगेटिव चार्ज छोटा हुआ, है ना जी, एनायन कैसा हुआ हमारे लिए, छोटा, तो फिर यहाँ पे तो रिपल्शन बहुत हाई होगा। यहाँ पे रिपल्शन कैसा होने वाला है बेटा जी, बहुत हाई होने वाला है। यहाँ पर रिपल्शन कैसा होगा, रिपल्शन बहुत हाई होगा। क्यों, क्योंकि इसका साइज छोटा है, और ये जो मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं, ये बहुत ज्यादा रिपेल करने वाले हैं एक दूसरे को। एक दूसरे को क्या करेंगे, मिथाइल ग्रुप और ये ऑक्सीजन ग्रुप एक दूसरे को, सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल ही आपस में इतना ज्यादा रिपल्शन करने वाले हैं। और यहाँ पे क्या होगा भाई, इसका साइज बड़ा होने के कारण, यहाँ पे साइज बड़ा हो गया, तो यहाँ पे क्या होगा, ये इजीली इंट्रैक्शन कर पाएगा, ये इजीली इंट्रैक्शन कर पाएगा, क्योंकि इसका सरफेस एरिया इंक्रीज्ड है, और यहाँ पे छोटा साइज है, तो यहाँ पे रिपल्शन क्या होगा, लेस, और वहां पे रिपल्शन क्या होगा, छोटे साइज वाले एनाइन के केस में रिपल्शन हाई होगा, और बड़े वाले साइज में क्या होगा, रिपल्शन लेस होगा। यहाँ पर रिपल्शन कैसा है बेटा जी, कम है। तो इस वाले केस में आप देखिए रिपल्शन है, तो हमारे पास ये जो रिपल्शन है किसकी वजह से, हिंड्रेंस की वजह से ही तो है, हिंड्रेंस की वजह से ही तो है। अब हिंड्रेंस यहाँ पे किस, हिंड्रेंस को कम कैसे किया गया, क्योंकि हमारे पास साइज कैसा है भाई, बड़ा है, तो हिंड्रेंस यहाँ पे क्या हो गई है, कम हो गई, लेकिन यहाँ पे हिंड्रेंस बढ़ रही है, तो रिपल्शन भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो न्यूक्लियोफिलिसिटी किसकी हाई होगी, तो भाई देखिए, अब ये जो हमारे पास रिपेल कर रहा है, तो इस नेगेटिव चार्ज को फटाक से गोली की रफ्तार से आगे भेजेगा या नहीं भेजेगा, तो फिर यहाँ पे क्या होगा हमारे पास, न्यूक्लियोफिलिसिटी, न्यूक्लियोफिलिसिटी बहुत हाई हो जाएगी। न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या हो जाएगी, हाई हो जाएगी। रीजन क्या है, क्योंकि यहाँ पे सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल में ही क्या चल रहा है, रिपल्शन चल रहा है। वो किसकी वजह से, हिंड्रेंस की वजह से चल रहा है। किसकी वजह से चल रहा है, हिंड्रेंस की वजह से चल रहा है ना जी। तो यहाँ पे क्या हो जाता है, मैंने आपको यही बात तो लिखा ही है कि अगर पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट है और उसमें कोई एनायन प्रेजेंट है छोटे साइज का, तो वो अच्छा न्यूक्लियोफाइल होगा। न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो अगर मैं आपको क्वेश्चन पूछूं, मैं आपको क्वेश्चन देता हूँ इस तरीके से, तो आप वो मुझे बताइएगा क्या होने वाला है। जैसे अगर मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा कि क्वेश्चन है कंपेयर न्यूक्लियोफिलिसिटी, कंपेयर न्यूक्लियोफिलिसिटी इन पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट, एप्रोटिक सॉल्वेंट, देन व्हाट इज गोइंग टू हैपन। और मैं आपको क्वेश्चन देता हूँ, मान लेते हैं मेरे पास आई नेगेटिव है,
है ना जी, बी आर नेगेटिव है, सी एल नेगेटिव है, और मेरे पास एफ नेगेटिव है। तो इनमें न्यूक्लियोफिलिसिटी कंपेयर करेंगे तो क्या होगा भाई, आपको पता है ए प्रोटेक सॉल्वेंट गिवन है, ए प्रोटेक सॉल्वेंट में क्या होगा भाई, रिपल्शन होगा, छोटा साइज है इसका, क्योंकि यहाँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाला फैक्टर तो एक्ट कर ही नहीं रहा है, यहाँ तो हाइड्रोजन है ही नहीं। तो फिर ये एफ नेगेटिव फटाक से क्या होगा भाई, अच्छे से न्यूक्लियोफाइल बन जाएगा, और ये गोली की रफ्तार से जाके कार्बन की चेन के ऊपर क्या करेगा, अटैक करेगा। ठीक है भाई, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, एक तरीके से न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर आ जाएगा यहाँ पे। अब मैं आपको और भी क्वेश्चन देता हूँ, मान लेते हैं मेरे पास एग्जाम्पल और देता हूँ मैं। जैसे यहाँ पे दे दिया मैंने OH नेगेटिव और SH नेगेटिव, और यहाँ पे दे दिया मान लेते हैं मैंने पोलर प्रोटिक, पोलर प्रोटिक। तो फिर क्या होगा भाई, इस वाले केस में SH अच्छा न्यूक्लियोफाइल हो जाएगा, क्यों, क्योंकि OH यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो कर सकता है, क्योंकि पोलर प्रोटिक गिवन है, प्रोटिक के केस में हाइड्रोजन होता है, तो हाइड्रोजन डोनेट कर सकता है। तो फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, SH अच्छा न्यूक्लियोफाइल हो जाएगा। इसी केस में अगर मैं देखूं OH नेगेटिव है और SH है, तो इस वाले केस में हमारे पास अगर हमने दे दिया पोलर ए प्रोटिक, तो फिर कौन सा अच्छा न्यूक्लियोफाइल माना जाएगा बेटा जी, OH नेगेटिव। क्यों, क्योंकि उसका साइज भी छोटा है, और छोटा साइज है तो क्या होगा भाई, वहां पे सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल क्या कर रहे होंगे, रिपेल कर रहे होंगे, और वो क्या करेगा, फटाक से मूव करेगा, और मूव करेगा तो फिर वहां पे हमारे पास क्या हो जाएगी, न्यूक्लियोफिलिसिटी उसकी इंक्रीज हो जाने वाली है। ये हमारे लिए क्या है भाई, एक तरीके से न्यूक्लियोफिलिसिटी का हम लोगों ने ऑर्डर कंपेयर करना सीख लिया है। अब आपके पास कैसा भी न्यूक्लियोफाइल आएगा आपको ये पता चल जाएगा। अब यहाँ पे एक जो फैक्टर होता है वो होता है लीविंग ग्रुप का भी फैक्टर होता है, तो लीविंग ग्रुप के बारे में भी हम लोग बात कर लेते हैं। मैं आपको लीविंग ग्रुप के बारे में भी बता देता हूँ कि अगर जितना अच्छा लीविंग ग्रुप होगा तो वहां पे क्या होगा भाई, उतने अच्छे से न्यूक्लियोफिलिक अटैक भी पॉसिबल होंगे। तो यहाँ पे हम लोग बात करते हैं, जो नेक्स्ट टॉपिक हमें पढ़ना है, लीविंग ग्रुप एबिलिटी के बारे में बात करनी है। तो लीविंग ग्रुप एबिलिटी की हम लोग बात करें तो यहां पे क्या होगा भाई, अगर स्टेबिलिटी स्टेबिलिटी ऑफ नेगेटिव चार्ज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी लीविंग ग्रुप एबिलिटी के, लीविंग ग्रुप एबिलिटी के। ठीक है भाई, जैसे अगर मेरे पास क्या हुआ, अगर मैंने आपसे पूछा कौन सा अच्छा लीविंग ग्रुप है और कौन सा अच्छा न्यूक्लियोफिलिक, कौन सा अच्छा सबस्ट्रेट है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के लिए, तो आप कैसे डिसाइड करेंगे। देखिए भाई, अब मैंने दिया आपको एक कंपाउंड है जिसके अंदर Ci का बॉन्ड प्रेजेंट है, एक कंपाउंड है जिसके अंदर CBr का बॉन्ड प्रेजेंट है, एक है जिसके अंदर CCl बॉन्ड प्रेजेंट है, और एक है जिसके अंदर CF का बॉन्ड प्रेजेंट है। तो यहाँ से आप नोटिस करोगे यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल का तो कोई रोल ही नहीं पूछा गया, यहाँ पे पूछा गया लीविंग ग्रुप की एबिलिटी का रोल। तो अगर देखिए ये रिमूव होगा तो यहाँ पे क्या बनेगा, I नेगेटिव, और ये रिमूव होगा तो यहाँ पे क्या बनेगा, Br नेगेटिव, और ये रिमूव होगा तो यहाँ पे क्या बनेगा, Cl नेगेटिव, और ये रिमूव होगा तो यहाँ पे क्या बनेगा, F नेगेटिव। तो आप बताइए इसका साइज तो बड़ा होगा इसके कंपैरिजन में, और इसके कंपैरिजन में, और इसके कंपैरिजन में, तो फिर क्या होगा, जो नेगेटिव चार्ज है वो मोर डिस्पर्स रहेगा I नेगेटिव के केस में। तो लीविंग ग्रुप एबिलिटी की अगर हम लोग बात करें, किसकी बात कर रहे हैं, लीविंग ग्रुप एबिलिटी की, तो कौन जल्दी से लीव करेगा बेटा जी, I नेगेटिव जल्दी से लीव करेगा एज कंपेयर टू Br, एज कंपेयर टू Cl, एज कंपेयर टू F। तो ये हमारे पास क्या था भाई, एक तरीके से हम लोगों ने बेसिक पढ़ लिया है। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में SN1 और SN2 रिएक्शन के बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे बेटा। ठीक है, आज की क्लास के लिए हम इतना ही रखते हैं, है ना जी। अगर आपको इस सेशन में किसी को कोई डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ठीक है भाई, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था जो मैंने आपको पढ़ाया है आज न्यूक्लियोफिलिसिटी के बारे में और बेसिसिटी के बारे में। न्यूक्लियोफिलिसिटी के बारे में मैंने आपको सारे कंपैरिजन करने सिखा दिए, और इस पे बेस्ड क्वेश्चन मिलते ही मिलते हैं। ठीक है भाई, इस पे बेस्ड अगर आप क्वेश्चन ट्राई करना चाहते हैं तो अभी आप थोड़ा सा पहले SN1 और SN2 और सीख लीजिए, फिर उसके बाद आप क्वेश्चन अच्छे से ट्राई कर पाएंगे। ठीक है भाई, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग SN1 और SN2 रिएक्शन के बारे में ही बात कर रहे होंगे। तो आज की क्लास हम लोग यहीं पे खत्म करते हैं बेटा जी। थैंक यू टू एवरीवन, थैंक यू ऑल, एंड हैप्पी लर्निंग।